हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नर्सिंग एग्ज़ाम में स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, कोई भी एग्ज़ाम में उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी कवर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे कि आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट है, क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं, एल्ब्यूमिन है, उनको भी हम अलग से ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को होल ब्लड की ज़रूरत नहीं है तो उसमें जिस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, वो हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। पर्पसेस क्या है इसके? मेन पर्पसेस जो हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के, अगर हमने ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करना है, जैसे ब्लीडिंग का केस है जिनमें सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है ब्लीडिंग की वजह से, उनमें अगर हमने ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, जैसे डब्ल्यूबीसीज कम हो गए, लिकीमिया का केस है, कैंसर का केस है, तो उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि अगर प्लेटलेट कम है पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है जिस वजह से प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो उस केस में जिस कंपोनेंट की डेफिशिएंसी है वो कंपोनेंट हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द इंडिकेशंस। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की इंडिकेशंस क्या क्या रहती हैं? एनीमिया, ट्रॉमा का केस है, बर्न का केस है, सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, सर्जरी का केस है जिसमें आपको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस केस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉट नहीं बन पाता, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है क्योंकि क्लॉट नहीं बन पाता है, तो उस केस में भी आप प्लेटलेट्स दे सकते हो। तो उस केस में भी आप ब्लड के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जैसे कि क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8% होता है, वो दे सकते हैं आप। इसके अलावा अगर पेशेंट को डेंगू है जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस केस में आप स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स जो है ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। हीमोफीलिया भी हमारे पास दो टाइप का आता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है और जो हीमोफीलिया बी है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। तो हीमोफीलिया ए के केस में आप क्रायोप्रेसिपिटेट्स दे सकते हो और हीमोफीलिया बी के केस में आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है वो दे सकते हो पेशेंट को। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर 9 प्रेजेंट होता है। देन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो? एक तो होल ब्लड है जिसमें से हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया है, जैसा हमने डोनर से लिया वैसा ही ब्लड हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया। इसके अलावा अगर आपने स्पेसिफिक कंपोनेंट्स देने हैं जैसे कि आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है जो कि लिक्विड पोर्शन है हमारे ब्लड का, इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज हैं, कोलॉइड्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन के डेरिवेटिव्स हैं, फिब्रिनोजन के डेरिवेटिव्स हैं, अगर ये आपने देने हैं तो आप ये अलग से भी पेशेंट को दे सकते हो, ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। देन फर्स्टली रेड ब्लड सेल्स, मेन काम क्या है इनका? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, तो इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना और हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफ्यूज करना। जो आरबीसीज हैं इनका लाइफ स्पेन रहता है 80 to 120 डेज। इंडिकेशंस क्या है? एनीमिया के केस में आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा एनीमिया के अगर आपसे पूछे जाएंगे अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, तो अर्ली सिम्टम्स आएंगे टाइटनेस एंड लिथार्जी। ये अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि हमें एनीमिया वाले केस में देखने को मिलेंगे। आरबीसीज का अमाउंट रहता है 250 ml पर यूनिट। इसके अलावा स्टोरेज टेम्परेचर रहेगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं जो हम ऐड करेंगे? प्रिजर्वेटिव एजेंट्स का काम क्या है? ये हमारे ब्लड को स्टोर करके रखने में हेल्प करेंगे और ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो उसमें हेल्प करेंगे। कौन कौन से हैं? सीपीडी, एसीडी, सेलाइन डेक्सट्रोज, एडेनिन। फर्स्ट है सीपीडी, सीपीडी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव एजेंट है। सेकेंड इज एसीडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। थर्ड इज सेलाइन डेक्सट्रोज, एडेनिन।
तो आप इसमें देखोगे कॉमनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेक्सट्रोज सभी में ऐड किया गया है। इसके अलावा जो अभी आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है दैट इज सीपीडी एडेनिन। डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है ब्लड में, ब्लड के प्रोडक्ट्स में जब हम उनको स्टोर करके रखते हैं। क्यों ऐड किया जाता है? ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें डेक्सट्रोज ब्लड के कंपोनेंट्स में ब्लड में ऐड करना पड़ता है। हमने उनको 30 दिन के लिए रखना है, 40 दिन के लिए रखना है, जितने भी दिन के लिए रखना है, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जो हम डेक्सट्रोज ऐड करेंगे उससे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा और सेल जो है वो ब्लड सेल जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हो डेक्सट्रोज एडेड है। आरबीसीज का टाइम ऑफ प्रिजर्वेशन रहता है 35 to 42 डेज। प्रेफर हम करते हैं कि 35 डेज तक हम आरबीसीज ट्रांसफ्यूज कर दें। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि जितना ज़्यादा ओल्ड ब्लड होगा उतने ही ज़्यादा उसमें सेल डिस्ट्रॉयड हुए होंगे, उतनी ही ज़्यादा हीमोलाइसिस हुई होगी, सेल उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हुए होंगे, जिस वजह से पेशेंट में हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो जितना अर्ली पॉसिबल है उतना अर्ली हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, उतना फ्रेश ब्लड हमने लेना होता है। ट्रांसफ्यूजन टाइम रहता है 2 to 4 आवर्स, 85 to 100 ml पर आवर, 1 to 2 ml पर मिनट, और इसमें हम इनिशियली 15 मिनट्स के लिए 10 to 20 ड्रॉप्स हमारा ट्रांसफ्यूजन रेट रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम इनिशियली हम कम रखते हैं क्योंकि अगर पेशेंट को अगर कोई हिमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है, ब्लड रिएक्शन हो रहा है, उस केस में हम जल्दी से पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। एज वेल एज अगर कम अमाउंट में पेशेंट को ब्लड गया होगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन उतनी ही कम देखने को मिलेगी, रिएक्शन उतना ही कम देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट में रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है तो उस केस में हम रेट ज़्यादा भी कर सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स 25 to 40 ड्रॉप्स पर मिनट तक हम अपना ट्रांसफ्यूजन रेट रख सकते हैं। 40 ड्रॉप से ज़्यादा हमने अवॉइड करना होता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिया और हेमरेज। अगर हाइपोवोलीमिया है या फिर हेमरेज का केस है, उस केस में आप अगर हाइपोवोलीमिया ज़्यादा है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है पेशेंट में, तो आप जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, 40 ड्रॉप्स पर मिनट से ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन एक्सेप्ट दीज केसेस हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेट 40 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं करना होता। ऐसा क्यों करेंगे? हम 40 ड्रॉप्स पर मिनट से ज़्यादा क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इससे पेशेंट में सर्कुलेटरी ओवरलोड होने का खतरा रहता है। एकदम से पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, इसीलिए 40 ड्रॉप्स पर मिनट से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं देते हैं। इसके अलावा 4 घंटे से ज़्यादा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में नहीं लगाने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही पेशेंट को सेप्टिसीमिया होने का ज़्यादा खतरा है, इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा पेशेंट को ब्लड के थ्रू फैल सकता है। इसके अलावा 2 घंटे से कम भी नहीं लगाना है, 2 आवर से कम भी नहीं लगाना है, क्योंकि पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, उसका एकदम से ब्लड वॉल्यूम, सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए जिनमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? अगर एडल्ट के केस में लेस देन 8 है और चाइल्ड के केस में लेस देन 12 ग्राम है तो उनमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर हिमेटोक्रिट वैल्यू लेस देन 30% है तो उस केस में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नॉर्मल कितनी रहती है? मेल में रहेगी 42 to 52%, फीमेल में रहेगी 35 to 49%, अगर हम एवरेज लें तो ये है 44%। हिमेटोक्रिट क्या है? हिमेटोक्रिट है कि हमारे अगर हमने ब्लड कंसीडर करें, होल ब्लड अगर हम कंसीडर करें तो उसमें आरबीसी कितनी परसेंटेज में है, वो है हमारा हिमेटोक्रिट। तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा है तो उस केस को हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया, बट अगर आरबीसीज की कंसंट्रेशन कम है, परसेंटेज कम है, तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। अगर हम 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस केस में 2 से 3% जो है हमारा हिमेटोक्रिट वैल्यू बढ़ जाती है, और 1 ग्राम 1 यूनिट आरबीसी या 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के साथ हमारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऐसे सेल्स हैं, ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं ब्लीडिंग के टाइम पे। इंडिकेशंस क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई सेल्स हैं जिनका अमाउंट डिक्रीज हो गया है। थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट हैं, थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट अगर कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे कि डेंगू के केस में हो सकता है, ब्लड कैंसर के केस में हो सकता है, कीमोथेरेपी के केस में हो सकता है। अगर पेशेंट प्लेटलेट काउंट जो है लेस देन 50,000 जा रहा है तो पेशेंट को हमने एडमिट करना होता है और अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना होता है। अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लेस देन 20,000 है, नॉर्मल रहता है 1.5 to 4 लाख,
लेकिन अगर 20,000 से कम है मतलब पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, पेशेंट को हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इंटरनल ब्लीडिंग के साइन अगर पूछे जाएं आपको तो आपको पिटैकिये देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ब्लूइश पर्पल कलर के मार्क्स पेशेंट की बॉडी पे देखने को मिलेंगे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट इंटरनली ब्लीड कर रहा है। इसके अलावा एपिसेक्सिस हो सकती है। एपिसेक्सिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेशेंट को एपिसेक्सिस हो रही है, नोज ब्लीड हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या इनिशियल इंटरवेंशन देनी होती है। तो उस केस में आपको पेशेंट को पोजीशन देनी है, कौन सी, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देनी है, लीन फॉरवर्ड करवाना है, आगे की तरफ झुकाना है और उसको बोलना है कि अपना नोज जो है पिंच करके रखे 10 to 15 मिनट्स के लिए, या जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। इस केस में, एपिसेक्सिस के केस में, हमें कभी भी पेशेंट को लेटाना नहीं है। अगर पेशेंट को हमने लेटा दिया तो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो ब्लड आ रहा है नोज से वो उसको एस्पिरेट कर सकता है, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉकेज हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। देन प्लेटलेट्स जो हैं हम कैसे लेते हैं, ये है हमारे पास दो टाइप के, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स एंड सिंगल डोनर प्लेटलेट। जो सिंगल डोनर प्लेटलेट है इनका अमाउंट पर यूनिट रहता है 180 to 240 ml और जो रैंडम डोनर है उनका रहता है 50 to 70 ml पर यूनिट। सिंगल डोनर प्लेटलेट में जो ब्लड है, हम पेशेंट से पहले ब्लड मशीन में जाता है, मशीन से जिस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं प्लाज्माफेरेसिस, इसमें पेशेंट का ब्लड, प्लेटलेट्स जो है हम अलग कर लेते हैं। प्लेटलेट्स को हम निकाल लेंगे। प्लेटलेट्स के अलावा जो बाकी का रिमेनिंग ब्लड है उसको हम वापस पेशेंट में रीट्रांसफ्यूज कर देंगे। क्या किया हमने, पेशेंट से ब्लड लिया, ब्लड से हमने प्लेटलेट अलग की है, प्लेटलेट अलग करने के बाद जो रिमेनिंग उसका ब्लड था वो वेस्ट ना हो, इसलिए हमने वापस पेशेंट में रीट्रांसफ्यूज कर दिया। इट इज सिंगल डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर प्लेटलेट में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं, ब्लड को लेके उससे हम प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग ब्लड है उसको रीट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है। तो जो ज्यादा इफेक्टिव मेथड है दैट इज सिंगल डोनर प्लेटलेट। इस केस में अगर हम देखें तो 1 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट की जो है ये इंक्रीज करती है हमारे 5 लाख अप टू 5 लाख प्लेटलेट इंक्रीज कर देती है। लेकिन जो रैंडम डोनर प्लेटलेट है इसको अगर हम कंसीडर करें तो इसकी अगर हमने सिमिलरली 5 लाख अगर हमने इंक्रीज करने हैं प्लेटलेट तो हमें 5 से 10 यूनिट चाहिए होंगे। ऑन एन एवरेज 6 यूनिट्स जो हैं वो 5 लाख तक प्लेटलेट्स इंक्रीज कर देते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट के। इसका अमाउंट जो रहता है वो रहता है 200 to 250 ml पर यूनिट प्लेटलेट्स का। ड्यूरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन रहेगा 5 to 11 डेज। स्टोर हम कर सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ट्रांसफ्यूजन टाइम रहेगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का कंसीडर करें हम तो 1.5 आवर टू 2 आवर्स, और अगर हमने फैक्टर 8 देना है पेशेंट को तो उस केस में 15 to 30 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट आर व्हाइट ब्लड सेल, WBCs। WBCs का फंक्शन है हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इंडिकेशंस कब रहेंगी, कब हमने पेशेंट को WBCs देने हैं, जब न्यूट्रोपीनिया है, सेल्स का काउंट जो है वो डिक्रीज हो गया है। इसका अमाउंट रहेगा 400 ml पर यूनिट। टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर रहेगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन टाइम, तो हम 13 डेज के लिए इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन टाइम रहेगा 1 आवर के अंदर हमने इनको ट्रांसफ्यूज करना होता है WBCs को। नेक्स्ट आर कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ प्लाज्मा, जैसे कि प्रोटीन और एल्ब्यूमिन। ये हम इमरजेंसी के केस में देते हैं जब हमें लग रहा है कि ये हम इमरजेंसी के केस में दे सकते हैं ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। मेनली अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड है कि एलर्जी है ब्लड से तो उस केस में हम कोलॉइड्स पेशेंट को दे सकते हैं उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। जैसे अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है उस केस में हमने उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करना है या फिर सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो हम कोलॉइड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज होल ब्लड। होल ब्लड में सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसका अमाउंट रहेगा 350 ml पर यूनिट, जिसमें 50 ml हमने प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है। 30 ml रहेगा ब्लड और उसमें 50 ml प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया होगा। इन्फ्यूजन टाइम है 2 to 4 आवर्स, मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं हम इसको 35 डेज के लिए, और इसका स्टोरेज टेम्परेचर रहेगा 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर स्पेसिफिकली किसी चाइल्ड में हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, कैल्शियम कम है, तो उस केस में हम जो होल ब्लड है उसमें सिट्रेट एज अ प्रिजर्वेटिव ना यूज करके हम हेपरिन जो है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो सिट्रेट है वो क्या करेगा, एज अ चिलेटिंग एजेंट एक्ट करता है और कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है।
कैल्शियम के साथ बाइंड करके वो ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर देता है। तो इस केस में ऑलरेडी कैल्शियम लेवल डिक्रीज है, इसीलिए हम सिट्रेट ना यूज करके हेपेरिन जो है एज एन एंटीकोगुलेंट और प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर्स हम 3 स्टेप में पूरा करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लड कलेक्ट करना है, उसको स्टोर करके रखना है, देन हमने क्रॉस मैचिंग करनी होती है, देन आर्टिकल्स कलेक्ट करना है एंड ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देना है। सबसे पहले डोनर जो है हमारे पास, उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। उसका खुद का एचबी जिससे हम ब्लड ले रहे हैं, जो डोनेट कर रहा है, उसका खुद का एचबी 12.5 या 12 से ज़्यादा होना चाहिए। उसका वेट 45 to 60 के बीच में होना चाहिए मिनिमम। एज जो रहेगी 18 to 65 ईयर्स एंड फ्रीक्वेंसी पर ईयर वो 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अलावा कितना लेंगे हम, 400 ml एक टाइम पे ब्लड डोनेट किया जा सकता है। इसमें हम 5 इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए भी ब्लड डोनर को एग्जामिन करते हैं। कौन कौन से हैं 5 इन्फेक्शियस डिजीजेस? HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया एंड सिफिलिस। इसके अलावा अगर पेशेंट में अदर कंडीशंस हैं जैसे हाइपरटेंशन है, जॉन्डिस है, TB है, डायबिटीज है, तब भी हम पेशेंट का ब्लड नहीं लेते हैं। फर्स्टली जो डोनर है वो कौन हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है? फर्स्ट इज डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड डोनर जो है, जो पेशेंट ने खुद डिसाइड किया है कि मेरे को इससे ब्लड चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, नेबर हैं, उनसे अगर पेशेंट ने खुद बोला कि मेरे को इनसे ब्लड चाहिए तो वो आएगा डेजिग्नेटेड डोनर। सेकंड है ऑटोलोगस डोनर। ऑटोलोगस डोनर में पेशेंट अपने लिए ही ब्लड डोनेट करता है। ऑटोलोगस ब्लड जो है 5 दिन सर्जरी से पहले या बिफोर प्रोसीजर, अगर हमने कोई भी प्रोसीजर पेशेंट में परफॉर्म करना है, जैसे अगर कीमोथेरेपी जानी है, रेडिएशन थेरेपी जानी है, सर्जरी है जिसमें हमें लग रहा है ब्लड लॉस होगा या ब्लड के सेल्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उस केस में पहले से ही हम पेशेंट का ब्लड ले लेंगे। आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट को ही रीट्रांसफ्यूज कर देंगे। नेक्स्ट इज ब्लड सैल्वेज। इस केस में पेशेंट के बॉडी का ब्लड रिमूव किया जाता है और आफ्टर प्यूरिफिकेशन उसको हम रीट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं पेशेंट का ब्लड लिया गया है, उसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद हमारे पास वॉश्ड RBC आ गए, उनको हमने पेशेंट में रीट्रांसफ्यूज कर दिया है। एज एन एग्जाम्पल आप हीमोडायलिसिस कंसिडर कर सकते हैं। ब्लड कलेक्ट करने के बाद हमें क्रॉस मैचिंग करनी होती है, तो इस केस में हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, और कौन सा डोनर जो है वो कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप को, कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जो AB ब्लड ग्रुप है वो अपना ब्लड AB को दे सकता है, जो A है वो A और AB को दे सकता है, जो B है वो B और AB को दे सकता है, जो O है वो सबको दे सकता है। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है क्योंकि इनका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। जो AB ग्रुप है वो रिसीव कर सकता है सबसे, AB से, A से, B से, O से, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, जो कि सभी टाइप के ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। जो A है वो A और O का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, जो B है वो B और O का, और जो O है वो सिर्फ O ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमें क्रॉस मैचिंग करनी होती है। इसमें हम क्रॉस मैच करते हैं कि हम सही ब्लड ग्रुप जो है पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन हमने आर्टिकल्स जो हैं कलेक्ट करने हैं। इस केस में हमें चाहिए कैनुला, BT सेट, नॉर्मल सलाइन, स्पिरिट स्वैब एंड IV स्टैंड। कैनुला हम लेते हैं 18 गेज का, लेकिन जो कि ग्रीन कलर का है, लेकिन अगर आपके पास हाइपोवोलीमिया का केस है, शॉक का केस है, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है और आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उस केस में आप ग्रे कैनुला भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 16 गेज का है। इसके अलावा BT सेट चाहिए। BT सेट में एक चैम्बर होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, इसका नाम है मर्फी चैम्बर, और इसका साइज रहता है 40 mm और मोर देन 10 माइक्रोन। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हर ब्लड यूनिट के लिए, एक ब्लड यूनिट के लिए हमने अलग से BT सेट लेना होता है। नॉर्मल सलाइन चाहिए, ये हम IV लाइन की पेटेंसी मेंटेन करने के लिए करते हैं। बिफोर प्रोसीजर भी यूज होता है और आफ्टर प्रोसीजर भी यूज होता है IV लाइन की पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। स्पिरिट स्वैब जो कि साइट क्लीन करने के लिए यूज करेंगे हम। IV स्टैंड चाहिए होगा 18 to 24 इंचेस हाइट का। साइट फॉर कैनुलेशन, आप कैनुला कहाँ कहाँ लगा सकते हैं पेशेंट में। एडल्ट के केस में मेनली हम फोर आर्म यूज करते हैं, जिसमें हम लार्ज वेसल्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न रहेगा उसमें हम अम्बलाइकल वेन यूज कर लेते हैं, या फिर एंटीरियर स्कैल्प वेन जो है वो ज्यादातर यूज होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने जैसे ही
ब्लड रिसीव किया ब्लड बैंक से, तो उसके विद इन 30 मिनट्स हमने स्टार्ट कर देना है। 2 रजिस्टर्ड नर्सेज जो हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगी एज वेल एज एक्सपायरी डेट देखेंगी। ब्लड स्टोर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन हमने ट्रांसफ्यूज करना होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसके लिए हम ब्लड वार्मर यूज करते हैं ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए। देन बिफोर हैंगिंग हमने देखना है पेशेंट के वाइटल साइंस। वाइटल साइंस अगर नॉर्मल हैं तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट को फीवर है तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। इस केस में पहले हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, देन जो हमारे पास ब्लड है उसको हम वापस ब्लड बैंक में भेज देंगे। जैसे ही डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की, उस केस में आप 30 से 60 मिनट्स के लिए वेट करोगे। अगर पेशेंट का टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो रहा है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ रहा है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। और इस केस में आपको हर 30 मिनट के बाद पेशेंट के वाइटल साइंस लेने हैं, और बीटी सेट जो है हमें हर बैग के साथ या फिर हर ट्रांसफ्यूजन के साथ चेंज करना है एवरी 4 to 6 आवर्ली। 4 घंटे से ज़्यादा हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। हमारे पास जो रिमेनिंग ब्लड रह जाता है 4 घंटे के बाद, वो हमने डिस्कार्ड कर देना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो होंगी आपके पास वो विद इन 24 देखने को मिलेंगी, और जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो अप टू 6 वीक्स देखने को मिल सकती हैं। जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें है हिमोलिटिक रिएक्शन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया एंड कार्डियक ओवरलोड। जो लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं आयरन ओवरलोड एंड हिमोलिटिक जॉन्डिस। फर्स्टली आयरन ओवरलोड। अगर आयरन बॉडी में मोर देन 3.5 ग्राम अकमुलेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पेशेंट में आयरन ओवरलोड है। किस वजह से हो सकता है? अगर पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, जैसे कि एनीमिया का केस है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उस केस में अगर पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो आयरन ओवरलोड पेशेंट में हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा, सीरम फेरेटिन हम चेक करेंगे पेशेंट का कितना है, और मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफ्यूजन हमने स्लो कर देना है। पेशेंट अगर वॉमिट कर रहा है तो हमने ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर एंटीडोट लिखी गई है जो कि है डेफ्रॉक्सामाइन, आयरन की एंटीडोट है डेफ्रॉक्सामाइन। इसको हम आईवी भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ये किडनी के थ्रू आयरन का एक्सक्रीशन करवाती है, जिससे आयरन ओवरलोड कम हो जाएगा। इस केस में अगर हमने इफेक्टिवनेस देखनी है कि डेफ्रॉक्सामाइन ने अपना काम शुरू कर दिया, इफेक्टिव है नहीं है, आयरन ओवरलोड को कम कर रही है नहीं कर रही है, तो उस केस में हम देखेंगे कि पेशेंट का यूरिन जो है वो ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है डेफ्रॉक्सामाइन इफेक्टिव है और पेशेंट का आयरन ओवरलोड कम हो रहा है। नेक्स्ट इज हिमोलिटिक रिएक्शन। हिमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है, उस केस में किस वजह से हो सकता है ये? अगर ब्लड जो है मिसमैच्ड है। इसके अलावा अगर पेशेंट को ब्लड के कॉम्पोनेंट से एलर्जी हो जाती है, उस केस में भी हमें हिमोलिटिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इचिंग, अर्टिकेरिया, हाइव्स, लंबर पेन, हेडेक, फीवर, हाइपरटेंशन, हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसके अलावा चिल्स फीवर देखने को मिलेंगे आपको, हाइपोटेंशन, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो सकती है, हीट सेंसेशन हो सकती है पेशेंट को, लंबर पंक्चर, लंबर पेन हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, चेस्ट कंजेशन हो सकता है, हीमोग्लोबिन्यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास साइन एंड सिम्टम आता है कि हिमोलिटिक रिएक्शन में आपको क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी हीमोग्लोबिन्यूरिया। अगर हीमोग्लोबिन्यूरिया ऑप्शंस में नहीं है, देन सेकंड प्रायोरिटी है आपकी लंबर पेन। मैनेजमेंट क्या रहेगी? इसमें हमने ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, उसके बाद नॉर्मल सेलाइन पुश करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर जैसे ही हमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन लिख रहा है, एविल्डेक्सा या हाइड्रोकॉर्ट लिखिए, जो भी लिखी है हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, और एवरी 5 मिनट हमने पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। पेशेंट का यूरिन और ब्लड कलेक्ट करना है टेस्ट के लिए। इसके अलावा बीटी सेट और जो हमारे पास ब्लड है, रिमेनिंग ब्लड है, उन दोनों को हमने सैंपल को और रिमेनिंग ब्लड को लैब में भेजना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेशेंट में रिएक्शन क्यों हुआ। इसके अलावा ब्लड जो रिमेनिंग है ब्लड बैंक में डिस्कार्ड किया जाएगा विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कैल्शियम लेवल है 8.6 to 11 mg/dl। क्यों होगा ये? सिट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होगा, जो कि हमने पहले भी देखा था। सिट्रेट जो है एज अ प्रिजर्वेटिव हम उसको
ब्लड कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं। लेकिन सिट्रेट एज अ चिलेटिंग एजेंट भी काम करता है, वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है और कैल्शियम जो ब्लड है उसमें कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है, हाइपोकैल्सीमिया कर देता है। तो इस केस में हमें क्या साइन देखने को मिलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया के केस में मेनली टेटनी प्रेजेंट होगी, जिसको कि हम मसल स्पाज्म भी बोलते हैं। इस केस में हमें दो तरह के स्पाज्म देखने को मिलेंगे, दो तरह के साइन देखने को मिलेंगे, चवोस्टिक साइन एंड ट्राउजी साइन। चवोस्टिक साइन क्या है? अगर हम पेशेंट की फेशियल मसल्स पे टैप करेंगे, फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो हमें फेशियल स्पाज्म देखने को मिलेगा। ट्राउजी साइन क्या है? अगर हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और बीपी कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं तो हमें आर्म में स्पाज्म देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्राउजी साइन। तो हाइपोकैल्सीमिया के केस में हमें दो साइन देखने को मिलेंगे, चवोस्टिक साइन एंड ट्राउजी साइन। मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफ्यूजन स्लो करना है एज वेल एज हमने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट इज हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो रहता है वो रहता है 3.5 to 5 मिलीक्विलेंट पर लीटर, बट अगर इससे ज़्यादा हो रहा है उसको हम बोलेंगे पेशेंट में हाइपोकैलेमिया है। किस वजह से हो सकता है पेशेंट में? अगर ब्लड ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया गया है, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया गया होगा तो उसमें जो सेल हैं उनकी लाइसिस हुई होगी, सेल डिस्ट्रक्शन हुई होगी। जब सेल डिस्ट्रॉय होंगे, आरबीसीज मिलनी जब डिस्ट्रॉय होंगे तो उनमें से पोटाशियम रिलीज होगा। जब सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पोटाशियम रिलीज हो रहा है, तो पोटाशियम कहाँ जा रहा है? रिमेनिंग ब्लड में जा रहा है, जिसकी वजह से रिमेनिंग ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको कि हम हाइपरकैलेमिया बोल रहे हैं। इस केस में साइन एंड सिम्टम्स हमें एरिथमिया देखने को मिल सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं, वीकनेस होगी पेशेंट को, डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकती है। इसकी मैनेजमेंट क्या है? ट्रांसफ्यूजन हमने स्लो करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा हम ड्रग्स कौन कौन सी दे सकते हैं? कैक्सिलेट दे सकते हैं जो कि पोटेशियम के साथ बाइंड कर जाती है और यूरिन के थ्रू पोटेशियम का लॉस करवाती है। इसके अलावा आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, रेगुलर इंसुलिन एंड हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज दे सकते हैं। इसके अलावा एनीमा के थ्रू भी हम पोटेशियम लॉस करवा सकते हैं, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज कर सकते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट इज फ्लूइड और कार्डियक ओवरलोड। कब होगा? अगर बार बार पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, उस वजह से पेशेंट का सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। और इस केस में हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? पल्मोनरी एडिमा होगा पेशेंट को, पेशेंट के जो लंग्स हैं, लंग्स की सराउंडिंग है, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जुगुलर वीनस डिस्टेंशन देखने को मिलेगी ड्यू टू कार्डियक ओवरलोड। इसके अलावा कफिंग, पिंक कलर स्पुटम देखने को मिल सकता है। डिज्निया, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी क्योंकि उसको पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। इसके अलावा बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी और पेशेंट में टेकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफ्यूजन हमने स्लो करना है, स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा फाउलर्स पोजीशन देनी है, क्योंकि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो उस केस में हमने पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देनी है ताकि पेशेंट इजीली ब्रीद कर पाए। फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है और पेशेंट को जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे डायरेटिक्स और लेसिक्स एडमिनिस्टर करने हैं। और पेशेंट का बीपी जो है लेसिक्स एडमिनिस्टर करने से हमने पहले चेक करना होता है, क्योंकि लेसिक्स एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट का बीपी डिक्रीज हो, तो इसीलिए हमने पहले पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करना है, जिनमें स्पेसिफिकली हम ब्लड प्रेशर देखेंगे। नेक्स्ट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा हेमरेज है, बहुत ज़्यादा हाइपोवोलेमिया, उस केस में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और इसमें इनिशियल फर्स्ट 3 आवर्स में ही हम 50% ब्लड वॉल्यूम जो है उसको रिकवर कर लेते हैं। कब इंडिकेटेड होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन? अगर मल्टीपल ट्रॉमा है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, सर्जरी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और इसमें हम पैक्ड आरबीसीज दे सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट दे सकते हैं। इनकी रेशियो रहेगी हमारे पास 1:1:1। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी डिस्कस हो चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ ब्लड और ब्लड वेसल जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।